क्या वह सच में प्रसिद्ध जनरल विक्रम सिंह चौहान की बेटी है? मजाक मत करो। यहाँ सूरजगढ़ में भले ही तुम्हारा बाप भगवान हो, कोई फायदा नहीं। तुरंत अपनी वर्दी उतारो। राजस्थान की झुलसा देने वाली गर्मी में प्रशिक्षक हवलदार भैरव सिंह की आवाज एक चाबुक की तरह लेफ्टिनेंट अनन्या सिंह चौहान के कानों पर पड़ी। धरती भट्टी की तरह तप रही थी, जिससे मृग तृष्णा किसी केंचुए की तरह रेंगती हुई दिख रही थी, और हवा सैनिकों के पसीने, बारूद और धूल की तीखी गंध से भरी हुई थी, जो फेफड़ों को जला रही थी। अनन्या हाल ही में कमीशन हुई एक नई अधिकारी थी। उसके कंधों पर चमकता हुआ हीरे के आकार का रैंक का चिन्ह अभी भी स्याही की तरह ताजा लग रहा था, लेकिन उसके भीतर अपने पिता की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का दृढ़ संकल्प और एक सैनिक के रूप में अपनी योग्यता साबित करने की प्रबल इच्छा थी। लेकिन इस पल दर्जनों रंगरूटों के सामने उससे उसकी सारी मानवीय गरिमा छीनी जा रही थी। सुना नहीं, तुम्हारी गंदी वर्दी पसीने से तरबतर है और इससे बदबू आ रही है। मैंने कहा, इसे अभी उतारो। भैरव सिंह की आंखें अपने शिकार को घूरते हुए एक सांप की तरह चमक रही थीं। वह प्रशिक्षण केंद्र में अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। वह कुलीन वर्ग से नफरत करता था और विशेष रूप से अच्छी पृष्ठभूमि वाले युवा पुरुषों और महिलाओं के सेना में आने से उसे एक बीमारी जैसी घृणा थी। और थाल सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह चौहान की इकलौती बेटी लेफ्टिनेंट अनन्या उसके विकृत गुस्से को निकालने के लिए एक आदर्श निशाना थी। घटना की शुरुआत साधारण थी। 5 दिनों के फील्ड युद्धाभ्यास के आखिरी दिन अन्या की वर्दी पसीने और मिट्टी से पूरी तरह सनी हुई थी। 92 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की चिलचिलाती धूप में उसने पूरे साजो सामान के साथ 2.5 किलोमीटर तक मार्च किया था। किसी के लिए भी ऐसी हालत में होना स्वाभाविक था, लेकिन भैरव सिंह ने इसे एक बहाना बनाकर उसे परेड ग्राउंड के सामने घसीट लिया। एक सैनिक की वर्दी उसके साथियों के खून और पसीने से सींचा गया एक पवित्र कवच है, लेकिन तुमने इसे एक चीथे में बदल दिया है। जो अपने कवच का अपमान करता है, उसे इसे पहनने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक बेतुका तर्क था, लेकिन यहां उसके शब्द ही कानून थे। अन्या ने अपने होंठ काट लिए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मुझे यहां टूटना नहीं है, उसने सोचा। अपने पिता की बेटी होने से पहले वह भारतीय सेना की एक अधिकारी थी। हवलदार, यह आदेश नियमों के विरुद्ध है। मैं इसका पालन नहीं कर सकती। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उस पल भैरव सिंह के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। नियम? हाँ, अब लगता है कि तुम जनरल की बेटी हो। तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्ञान भरा है। ठीक है, तो हम नियमों के अनुसार ही चलेंगे। भैरव सिंह ने पास खड़े 2 सहायकों को इशारा किया। वे ऐसे दौड़े जैसे इसी का इंतजार कर रहे थे, और अनन्या की दोनों बाहें पकड़ ली। उनकी फौलादी पकड़ के सामने अनन्या बेबस थी। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन कई दिनों के प्रशिक्षण से उसकी शारीरिक शक्ति समाप्त हो चुकी थी। अरे, ये क्या कर रहे हो? चुपचाप रहिए मैडम। यह भी प्रशिक्षण का ही एक हिस्सा है। मानसिक मजबूती का प्रशिक्षण, आप समझ सकती हैं। एक व्यंग्यात्मक आवाज के साथ उसकी वर्दी के बटन बेरहमी से फाड़ दी गए। पसीने से भीगी उसकी वर्दी की ऊपरी कमीज उतार दी गई, और उसका ऊपरी शरीर केवल अंतर्वस्त्रों में चिलचिलाती धूप के नीचे असहाय रूप से उजागर हो गया। श्रम से उसका चेहरा जल रहा था। लेकिन यह दुहा स्वप्न यहीं खत्म नहीं हुआ। वहां पर रेड ग्राउंड के बीच में वह संचार टॉवर देख रही हो। मुझे वहां सजाने के लिए एक अच्छी चीज की जरूरत थी। तुम बिल्कुल सही रहोगी। अनन्या को एक जानवर की तरह घसीटा गया। परेड ग्राउंड के बीच में, जहां सैकड़ों रंगरूट आते जाते थे, एक पुराना संचार टॉवर एक बदसूरत निशान की तरह खड़ा था। उसे खुरदरे लकड़ी के खंभे से पीट लगाकर बांध दिया गया। उसकी कलाई पर बद्धती रस्सी का एहसास बहुत जीवन था। सब लोग ध्यान से देखो। जो कोई भी सैन्य अनुशासन को भंग करता है और एक अधिकारी की इज्जत को धूमिल करता है, उसका यही हश्र होता है। ये एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक नंगी कुतिया है। भैरव सिंह की चीख पूरे परेड ग्राउंड में गूंज गई। रंगरूटों ने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। कुछ ने सहानुभूति भरी निगाहों से देखा, लेकिन ज्यादातर ने इस डर से मुंह फेर लिया कि कहीं वे मुसीबत में न पड़ जाए। इस चुप्पी और उपेक्षा ने
अनन्या के दिल में और गहरे घाव कर दी। कुछ लोग पीछे छिपकर अपने मोबाइल फोन से इस अपमानजनक दृश्य को रिकॉर्ड कर रहे थे और हंस रहे थे। उनकी हंसी उसके कानों में एक गूंज की तरह चुभ रही थी। कितना समय बीत गया। झुलसा देने वाली धूप ने उसकी त्वचा को जला दिया और निर्जलीकरण के कारण उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। उसकी चेतना मंद होने लगी। उसने जेस्पेरेमेंट से खुद को जगाए रखने की कोशिश की। उसके मन में अपने पिता का चेहरा आया, हमेशा मजबूत और अटूट रहने वाले पिता। अगर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के साथ ऐसा अपमान हो रहा है तो उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे? नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसका सामना उसे अकेले करना था। उसे अपने चुने हुए रास्ते पर बिना किसी की मदद के खड़ा होना था। उसने अपनी धुंधली आंखों से परेड ग्राउंड की ओर देखा। हर कोई या तो उसे नजरअंदाज कर रहा था या उसका मजाक उड़ा रहा था। लेकिन एक व्यक्ति दूर बैरक की छाया में खड़ा, एक रंगरूट, उसकी आंखों से मिला। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक बहुत ही हल्की लेकिन स्पष्ट क्रोध की चिंगारी थी। उस अजनबी सैनिक की निगाह ने अनन्या की बुझती चेतना में आखिरी चिंगारी छोड़ दी और फिर वह बेहोश हो गई। नई दिल्ली का हृदय, साउथ ब्लॉक, जहां भारत की विशाल सैन्य शक्ति का संचालन होता है, उस विशाल इमारत के अंदर की हवा हमेशा ठंडी और तनावपूर्ण रहती थी। गलियारों में घूमते जनरलों के जूतों की आवाज, धीमी आवाज में होती बातचीत और अदृश्य रूप से लगातार काम कर रहे सूचना विश्लेषण प्रणालियों का शोर मिलकर सत्ता का एक सिम्फनी बना रहे थे। इस सत्ता के शिखर पर थे थल सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह चौहान। उनका कार्यालय साउथ ब्लॉक के अधिकार और इतिहास को पूरी तरह से दर्शाता था। दीवारों पर राष्ट्रपतियों के साथ ली गई तस्वीरें और विभिन्न पदक बड़े करीने से लगे हुए थे और महोगनी की विशाल मेज पर धूल का एक कण भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था। उन्हें एक ऐसे सर्जन के रूप में जाना जाता था जो सेना नामक विशाल मशीन को पूरी सटीकता और शीतलता से नियंत्रित करता था। उनके एक फैसले से दुनिया की राजनीति हिल सकती थी और उनके एक शब्द लाखों सैनिकों के लिए अंतिम आदेश होते थे। उस दोपहर जनरल विक्रम सिंह चौहान रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास पर अंतिम ब्रीफिंग ले रहे थे। स्क्रीन पर जटिल ऑपरेशनल नक्शे और डेटा लगातार दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बिना किसी भटकाव के सीधे मुद्दे के सार को देख रही थी। समुद्री नाकाबंदी की सीमा बहुत चौड़ी है। इससे अनावश्यक राजनयिक तनाव पैदा हो सकता है, इसलिए इसे मुआलम समुद्री मील के भीतर संशोधित करें और बी हाई बम वर्षकों के उड़ान पथ को तभी मंजूरी दी जाएगी जब मुझे सहयोगी देशों के साथ पूर्व समझौते की अंतिम लिखित रिपोर्ट मिल जाएगी। उनके निर्देश संक्षिप्त और स्पष्ट थे। किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। बैठक उनके पूर्ण नियंत्रण में सुचारू रूप से चल रही थी। जब बैठक समाप्त होने वाली थी तब उनके वफादार एडीसी मेजर समीर खन्ना सावधानी से उनके पास आए और उनके कान में फुसफुसाए, सर, एक तत्काल रिपोर्ट है। ये निगरानी विभाग से है और आपको इसे व्यक्तिगत रूप से देखना होगा। मेजर खन्ना के चेहरे पर एक ऐसा तनाव था जो आमतौर पर नहीं देखा जाता था। विक्रम ने अपनी भौहें थोड़ी सी कोड़ी, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं होने दिया और बैठक समाप्त की। आज के लिए बस इतना ही। संशोधित योजना कल सुबह तक मेरी मेज पर होनी चाहिए। सभी जनरलों के चले जाने के बाद कार्यालय में एक भारी खामोशी छा गई। विक्रम अपनी कुर्सी पर गहराई से बैठ गए और पूछा, क्या बात है? अगर निगरानी विभाग सीधे मुझसे संपर्क कर रहा है तो यह कोई सामान्य मामला नहीं होगा। साह, पहले आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा। मेजर खन्ना ने कांपते हाथों से एक टैबलेट पीसी आगे बढ़ाया। स्क्रीन पर रक्षा मंत्रालय के आंतरिक गुमनाम शिकायत प्रणाली की एक रिपोर्ट थी। सूरजगढ़ प्रशिक्षण केंद्र में अधिकारी के साथ क्रूरता का आरोप। विक्रम ने उदासीनता से शीर्षक पढ़ा। सेना में ऐसी घटनाएं कभी कभी होती थीं, लेकिन अगले ही पल जैसे ही मेजर खन्ना ने संलग्न वीडियो फाइल चलाई, विक्रम सिंह चौहान की दुनिया ढा गई। वीडियो की गुणवत्ता खराब थी, लेकिन सामग्री बिल्कुल स्पष्ट थी। चिलचिलाती धूप के नीचे एक युवा महिला अंतर्वस्त्रों में एक खंभे से बंधी हुई थी। उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से लथपथ था और डार्ट
और अपमान से विकृत था और उसके चारों ओर से अश्लील मजाक और ठहाकों की आवाजें आ रही थीं। वीडियो में दिख रही महिला उनकी अपनी बेटी अनन्या थी। विक्रम की सांसें रुक गईं। जिस देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, जिस सेना का वह नेतृत्व कर रहे थे, उसी के भीतर उनकी आंखों का तारा, उनकी इकलौती बेटी के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा था। उनके हाथ में पकड़ा हुआ पेन टक की आवाज के साथ टूट गया। उनकी आंखों में, जो जीवन में कभी नहीं डगमगाई थीं, नरक की आग जैसी ज्वाला धधकने लगी। कार्यालय का तापमान अचानक कई डिग्री नीचे गिर गया। मेजर खन्ना डर के मारे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। ये कब हुआ? आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। ये गुस्से से परे, सब कुछ नष्ट कर देने वाला एक शांत प्रकोप था। अनुमान है कि यह वीडियो आज दोपहर का है। शिकायत दर्ज होने के ठीक बाद का। अपराधी कौन है? हवलदार भैरों सिंह। और ऐसा लगता है कि मौके पर मौजूद कई रंगरूटों ने या तो इसे नजरअंदाज किया या इसमें साथ दिया। विक्रम अपनी सीट से उठे। उनके हर मूवमेंट में एक ऐसा दबाव था मानो आसपास की हवा सिकुड़ रही हो। वह खिड़की के पास गए और दिल्ली के नजारे को देखने लगे, लेकिन उनकी आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल खंभे से बंधी, दर्द से तड़पती अपनी बेटी की छाई ही उनके सामने घूम रही थी। एक जनरल के रूप में उनका तर्क और एक पिता के रूप में उनका क्रोध उनके भीतर वियोलेमन से टकरा रहे थे। सैद्धांतिक रूप से इस मामले को निगरानी विभाग के माध्यम से औपचारिक रूप से जांच और निपटाया जाना चाहिए था। थल सेनाध्यक्ष का व्यक्तिगत भावनाओं के कारण किसी यूनिट में हस्तक्षेप करना सेना की कमान श्रृंखला को हिला देने वाला एक खतरनाक काम था। तभी रक्षा उप मंत्री तेजी से कार्यालय में दाखिल हुए। शायद मेजर खन्ना ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था। जनरल, मुझे लगता है कि आपको रिपोर्ट मिल गई है। कृपया उत्तेजित ना हों। हम इस मामले को प्रक्रिया के अनुसार चुपचाप और तेजी से संभाल लेंगे। अगर आप खुद शामिल होते हैं तो मामला और बड़ा हो सकता है। राजनीतिक दल इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। उप मंत्री की बात तर्कसंगत थी, लेकिन इस समय विक्रम के कानों में कोई भी तर्कसंगत सलाह नहीं सुनाई दे रही थी। उप मंत्री विक्रम ने धीरे से कहा, मेरी बेटी भारतीय सेना की एक अधिकारी के साथ कीड़ों से भी बदतर व्यवहार किया गया और आप मुझसे प्रक्रिया का पालन करने और राजनीतिक परिणामों की चिंता करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जनरल, मेजर खन्ना, विक्रम ने उप मंत्री की बात काट दी। उनकी नजर मेजर खन्ना पर टिकी हुई थी। तुरंत हेलीकॉप्टर तैयार करो। गंतव्य सूरजगढ़। जनरल, आप ऐसा नहीं कर सकते। उप मंत्री ने जेसेस्पेरेमो से चिल्लाया, लेकिन विक्रम का निर्णय अटल था। उन्होंने धीरे धीरे अपने कंधे पर लगे 4 सितारों वाले रैंक के चिन्ह को उतारा और उसे मेज पर रख दिया। इस पाल से मैं थल सेनाध्यक्ष नहीं हूं। उनकी आवाज स्टील की तरह कठोर थी। मैं सिर्फ अपनी बेटी को बचाने जा रहा एक बाप हूं। रैंक के चिन्ह उतारने के बाद उनके कंधे और भी भारी लग रहे थे। यह एक पिता का बोझ था जो अपनी संतान की रक्षा के लिए पूरी दुनिया को नष्ट कर देने वाले आदिम क्रोध का वजन था। साउथ ब्लॉक के हृदय में एक अनियंत्रित तूफान चुपचाप जन्म ले रहा था। किसी ने भी सिपाही अर्जुन शर्मा पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, सभी ने उसे नजरअंदाज किया। हवलदार भैरों सिंह की पागलों जैसी हिंसा के सामने नए रंगरूटों ने सोचा कि उनके पास चुपचाप सिर झुकाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। चुप्पी एक मौन सहमति थी और नजरअंदाजी एक कायरतापूर्ण आत्मा रक्षा थी। इस भारी लाचारी और डर के माहौल में केवल एक व्यक्ति, सिपाही अर्जुन शर्मा, ने अपना सिर उठाए रखा था। अर्जुन एक साधारण नौजवान था। वह दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में पला बढ़ा था। कॉलेज में इतिहास की पढ़ाई कर रहा था और देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से सेना में भर्ती हुआ था। उसका हीरो बनने या सेना में बड़ा पद पाने का कोई इरादा नहीं था। वह बस ईमानदारी से अपनी सेवा पूरी करके वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौटना चाहता था। उसकी नजरों में लेफ्टिनेंट अनन्या शुरू से ही थोड़ी अलग थी। जनरल की बेटी होने की बात पता चलने से पहले भी वह अलग थी। वह प्रशिक्षण के दौरान पिछड़ रहे साथियों की मदद करती थी और कठिन प्रशिक्षण के बाद भी वह स्वेच्छा से मुश्किल काम करती थी।
उसमें विशेषाधिकार का भाव नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास था। अहंकार के बजाय विनम्रता थी। अर्जुन चुपचाप उसका सम्मान करता था, और अब वही अनन्या परेड ग्राउंड के बीच में एक जानवर की तरह बंधी हुई थी। भैरव सिंह की नीच गालियां और कुछ साथियों के थाके उसके शरीर पर घाव कर रहे थे, और अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे, लेकिन यह दर्द उसके दिल के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। मुझे कुछ करना होगा, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन वह क्या कर सकता था? एक मामूली रंगरूट होकर वह एक शक्तिशाली प्रशिक्षक का सामना कैसे कर सकता था? जैसे ही वह आगे बढ़ता, वह खुद भी क्रूरता का शिकार बन जाता। शायद उसे अपमानजनक तरीके से सेना से निकाल दिया जाता या सैन्य जेल भेज दिया जाता। उसके दिमाग में तर्क और डर आपस में लड़ रहे थे। इसे नजरअंदाज कर दो, यह तुम्हारा मामला नहीं है। बेवजह इसमें पड़कर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शैतान की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी। अर्जुन ने अपना सिर झुका लिया, दूसरे रंगरूटों की तरह। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, खंभे से बंधी अनन्या की छई और भी स्पष्ट हो गई। दर्द सहते हुए अपने होंठ काटती हुई उसकी छई। जब उसकी आंखें अर्जुन से मिलीं, तो उसकी कांपती हुई आंखें, वह नजर मदद की गुहार नहीं थी। यह एक इंसान की आखिरी गरिमा को बचाने की एक डेस्पेरेट चीख की तरह महसूस हुई, जो कह रही थी तुम मेरी तरह मत बनना। उस पल अर्जुन के मन में कुछ टूट गया। डर से बड़ा गुस्सा और आत्मघृणा से ज्यादा मजबूत कर्तव्य की भावना ने उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया। उसने इतिहास की किताबों में पढ़े गए अनगिनत गुमनाम नायकों को याद किया। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले साधारण लोग, वे भी डरे हुए होंगे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई की। उस रात जब सब सो रहे थे, अर्जुन चुपचाप अपने बिस्तर से उठा। वह दबे पांव बैरक से निकलकर प्रशासनिक कार्यालय की ओर बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर गश्त कर रहे ड्यूटी अधिकारी ने उसे पकड़ लिया, तो सब कुछ खत्म हो जाता। सौभाग्य से प्रशासनिक कार्यालय खाली था। वह वहां के कंप्यूटर पर बैठ गया। उसने रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट खोली और निगरानी विभाग के गुमनाम शिकायत बोर्ड को खोजा। उसकी उंगलियां इतनी कांप रही थीं कि टाइप करना भी मुश्किल था। उसने दिन में देखे गए भयानक दृश्य को यथासंभव विस्तृत और वस्तुनिष्ठ रूप से लिखना शुरू किया। आज दोपहर सूरजगढ़ प्रशिक्षण केंद्र में लेफ्टिनेंट अनन्या सिंह चौहान के साथ अमानवीय क्रूरता की घटना हुई है। अपराधी प्रशिक्षक हवलदार भैरव सिंह है। उसे सबूत की जरूरत थी। उसे याद आया कि दिन में कुछ साथियों ने अपने मोबाइल फोन से उस दृश्य को रिकॉर्ड किया था। उसे वीडियो हासिल करना था, लेकिन कैसे? अगले दिन अर्जुन ने हिम्मत करके उस रंगरूट से संपर्क किया जिसने वीडियो बनाया था। कल वाला वीडियो क्या तुम्हारे पास अभी भी है? उस साथी ने उसे शक भरी नजरों से देखा। क्यों? क्या तुम भी देखना चाहते हो? नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें इसे डिलीट कर देना चाहिए। अगर कोई समस्या हुई तो तुम ही फंसोगे। अर्जुन ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह उसकी भलाई चाहता हो। उस साथी ने एक पल सोचा और फिर हंस पड़ा। डरपोक कहीं के, ये तो एक जबरदस्त वीडियो है। बाद में जब मैं सेवा से मुक्त हो जाऊंगा तो दोस्तों को दिखाकर मजे लूंगा। उस पल अर्जुन ने फैसला किया कि वह और संकोच नहीं कर सकता। वह वीडियो मुझे भेजो। अगर नहीं भेजोगे तो मैं खुद कमांडिंग ऑफिसर को बता दूंगा कि तुमने इसे रिकॉर्ड किया है। अर्जुन के दृढ़ रवैये से वह साथी घबरा गया। क्या पागल हो गया है क्या? तू मुझे धमकी दे रहा है? यह धमकी नहीं है, मैं तुम्हें एक विकल्प दे रहा हूं। या तो चुपचाप वीडियो दे दो और इस बात को यहीं खत्म करो, या फिर क्रूरता में साथ देने और अवैध रिकॉर्डिंग के लिए सैन्य अदालत का सामना करो। अर्जुन की आंखों में कोई डर नहीं था, केवल एक ठंडा संकल्प था। उसके तेवर से दबकर उस साथी ने अनिच्छा से वीडियो भेज दिया। अर्जुन ने तुरंत उस वीडियो को गुमनाम शिकायत प्रणाली में संलग्न कर दिया। अब पासा फेंका जा चुका था, लेकिन रहस्य ज्यादा देर तक नहीं छिपा। भैरव सिंह को भनक लग गई कि निगरानी विभाग से जांच शुरू होने वाली है। उसे पता चला कि कोई मुखबिर है और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत चूहे को खोजना शुरू कर दिया। उसने सभी रंगरूटों को इकट्ठा किया और उन्हें अकल्पनीय सजाएं देते हुए कबूल करने के लिए मजबूर किया।
किसने चुगली की है? अगर अभी बाहर नहीं आए तो आज तुम सब यही मरोगे। सब डर से कांप रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। अर्जुन ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए, लेकिन भैरव सिंह की नजरें तेज थीं। उसने अर्जुन को पहले भी विद्रोही नजरों से देखते हुए देखा था। अंत में जिस साथी ने अर्जुन को वीडियो दिया था वह दबाव नहीं झेल पाया और सब कुछ उगल दिया। उस रात सोने के समय के बाद भैरव सिंह और उसके साथी बैरक में घुस आए। उन्होंने सो रहे अर्जुन को बेरहमी से घसीटकर बाहर निकाला। तो ये तू था? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ में छुरा घोंपने की? भैरव सिंह की आवाज गुस्से से फपती जा रही थी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वह कह भी नहीं सकता था। उसके पेट में एक जोरदार घूंसा लगा। उफ! अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर से लातेम बरसने लगीं। दर्द भरी आहें निकलीं, लेकिन वह चीखा नहीं। ये उसके चुने हुए काम की कीमत थी। उसने अंधेरे में हो रही बेरहम पिटाई को अपने पूरे शरीर से सहा। उसकी चेतना धुंधली हो रही थी, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने बस यही कामना की कि उसकी जलाई हुई छोटी सी चिंगारी इस सड़े हुए अंधेरे को जलाने वाली एक विशाल आग बन जाए। खिड़की के बाहर से दूर से एक हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की आवाज हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। ये खिड़कियों को हिला देने वाली एक गर्जना थी। अंधेरे और हिंसा से भरे बैरक की हवा एक विशाल पंख की फटफड़ाहट से फूट गई। सिपाही अर्जुन शर्मा को पीट पीट कर अधमरा कर रहे हवलदार भैरव सिंह और उसके साथियों के मुक्के हवा में ही रुक गए। उनके चेहरों पर घबराहट और एक अज्ञात भय का भाव था। यह क्या है? इस समय हेलीकॉप्टर? रात की उड़ान का तो कोई प्रशिक्षण नहीं था। प्रोपेलर से पैदा हुई हवा कोई साधारण हवा नहीं थी। उसने परेड ग्राउंड की धूल को उठाकर एक बवंडर बना दिया और बैरक की पुरानी खिड़कियों को चीखने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगा जैसे पूरा सूरजगढ़ प्रशिक्षण केंद्र किसी विशाल उपस्थिति के आगमन पर अपनी सांसें रोके हुए हो। जमीन पर पड़े अर्जुन ने अपनी धुंधली होती चेतना में वह आवाज सुनी। उम्मीद की आखिरी रस्सी की तरह उस आवाज ने उसकी बूझती हुई जिंदगी की लौ को थाम लिया। भैरव सिंह ने गाली देते हुए खिड़की से बाहर देखा। परेड ग्राउंड के बीच में बिना किसी सर्च लाइट के घने अंधेरे को चीरता हुआ एक काला हेलीकॉप्टर बिना किसी त्रुटि के उतर रहा था। उसके फ्यूजलेज पर किसी भी यूनिट का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसकी भव्यता से ही पता चल रहा था कि यह कोई साधारण हेलीकॉप्टर नहीं है। यह एक विशेष प्रकार का ध्रुव हेलीकॉप्टर था जिसका उपयोग केवल कमांडर और उनमें भी सर्वोच्च रैंक के अधिकारी ही करते थे। लानत है, यह हो क्या रहा है? भैरव सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी हिंसक प्रवृत्ति ने खतरे को भांप लिया था और चेतावनी की घंटी बजाना शुरू कर दिया था। उसने जल्दी से अर्जुन के मुंह पर कपड़ा ठूंसने की कोशिश की। चुप रहे, चूहे की औलाद। अगर एक शब्द भी निकला तो तेरी लाश भी यहां नहीं मिलेगी। तभी हेलीकॉप्टर का साइड का दरवाजा फिसलकर खुला और अंधेरे में से एक आदमी का सिलहूट उभरा। जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, बेस की सभी आपातकालीन लाइटें एक साथ जल उठीं और उसकी आकृति को रोशन कर दिया। उसने किसी जनरल की शानदार औपचारिक वर्दी नहीं, बल्कि एक साधारण पायलट का जंपसूट पहना हुआ था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली आभा एक ऐसे महासेनापति की थी जो लाखों की सेना को आदेश देता हो। हड़बड़ी में दौड़कर आई-20 कमांडर कर्नल देशपांडे ने सलामी दी। जय हिंद सर, आप यहां कैसे? लेकिन उस आदमी ने कमांडर की ओर देखा तक नहीं। उसकी बर्फ जैसी ठंडी नजरें केवल एक जगह पर टिकी थीं, उस पुरानी बैरक पर जहां से अभी अभी हिंसा का शोर आ रहा था। वह तेजी से बैरक की ओर बढ़ा। उसके कदमों की आहट ऐसी थी जैसे किसी मौत की सजा पाए कैदी के दिल पर बजने वाला ढोल हो जो पूरी बैरक में गूंज रहा था। वह विक्रम सिंह चौहान थे। उनका आगमन सूरजगढ़ के अव्यवस्थित अंधेरे को चीरने वाली न्याय की तलवार जैसा था। बैरक का दरवाजा जोर से खुला और आखिरकार भैरव सिंह और विक्रम सिंह चौहान की नजरें हवा में टकराईं। भैरव सिंह ने सामने खड़े आदमी को तुरंत पहचान लिया। रक्षा समाचारों में, सैन्य पत्रिकाओं में उसने अनगिनत बार ये चेहरा देखा था। पूरी भारतीय सेना के शिखर पर बैठा आदमी और उस युवा महिला अधिकारी का पिता जिसे वह अभी कुछ समय पहले तक कुतिया कहकर अपमानित कर रहा था। भैरव सिंह का दिमाग सुन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून जम गया हो। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे कमरे के अंदर आए। उनकी नजर सबसे पहले जमीन पर पड़े
कराह रहे सिपाही अर्जुन शर्मा पर पड़ी। बुरी तरह से फटे होंठ, सूजी हुई आंखें, जगह जगह से फटे कपड़े, और उसके बगल में खड़े घबराए हुए भैरव सिंह और उसके साथी। विक्रम ने इस छोटे से पल में पूरी स्थिति को समझ लिया। वह अर्जुन के पास गए और झुके। ठीक हो सिपाही। उनकी आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन उसमें वज्रपात जैसा वजन था। अर्जुन ने दर्द के बावजूद मुश्किल से सिर हिलाया। नाम क्या है तुम्हारा? सिपाही अर्जुन शर्मा। सर। बहादुर हो सिपाही अर्जुन शर्मा। विक्रम ने बस इतना कहा और उठ खड़े हुए, और आखिरकार उन्होंने भैरव सिंह को सीधे देखा। तू ही हवलदार भैरव सिंह है? भैरव सिंह अनजाने में ही घुटनों के बो गिरने वाला था। डर ने उसका गला घोंट दिया था और आवाज नहीं निकल रही थी। उसने बस मुश्किल से सिर हिलाया। तूने अभी 2 अपराध किए हैं। विक्रम की आवाज अब किसी ब्लेड की तरह तेज हो गई थी। पहला, एक वरिष्ठ अधिकारी का अपमान करना और उसके साथ अमानवीय क्रूरता करना। दूसरा, एक मुखबिर साथी पर जवाबी हमला करना। यह सेना की नींवों को हिला देने वाले राजद्रोह के समान है। यह एक गलतफहमी है सर। मैं तो बस सैन्य अनुशासन। चुप रहो। विक्रम के एक धीमे शब्द पर भैरव सिंह का मुंह बंद हो गया। विक्रम ने पीछे से आए सैन्य पुलिस को इशारा किया। इस आदमी और यहां मौजूद इसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लो। कोई अपवाद नहीं। इनके मुंह से निकलने वाले हर एक झूठ को रिकॉर्ड करो, और अगर वे विरोध करें तो बल का प्रयोग करो। सैन्य पुलिस ने तेजी से भैरव सिंह और उसके साथियों को काबू में कर लिया। उनकी चीखें और प्रतिरोध विक्रम के बर्फीले गुस्से के सामने कोई मायने नहीं रखते थे। कुछ ही पलों में स्थिति नियंत्रित हो गई। विक्रम ने अस्त व्यस्त बैरक को देखा और सैन्य पुलिस से पूछा, लेफ्टिनेंट अनन्या सिंह चौहान कहाँ है? हमने सुना है कि उन्हें मेडिकल रूम में ले जाया गया है। यह सुनते ही विक्रम के चेहरे पर पहली बार दर्द की एक हल्की सी झलक आई। उन्होंने और देर न करते हुए बैरक छोड़ दिया। जहां से भी वह गुजरते, सभी सैनिक झुककर सम्मान देते, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनके दिमाग में केवल मेडिकल रूम में मौजूद अपनी बेटी की छवि थी। तूफान अभी अभी सूरजगढ़ पर उतरा था, और उस तूफान की आंख एक शांत सफेद मेडिकल रूम की ओर बढ़ रही थी। मेडिकल रूम की हवा कीटाणुनाशक की गंध और दर्द की एक हल्की महक से भरी थी। उस पूरी तरह से सफेद जगह में अनन्या एक अपरिचित बिस्तर पर लेटी हुई खाली छत को घूर रही थी। उसके शरीर के घावों का इलाज हो चुका था, लेकिन उसके मन में अंकित अपमान और निराशा जस की तस थी। वह असफल हो गई थी। अपने दम पर एक सम्मानित सैनिक बनने की उसकी कसम टूट चुकी थी। वह सिर्फ जनरल की बेटी के तैग के नीचे मजाक और तिरस्कार का पात्र बनी एक कमजोर इंसान थी। शर्म ने उसे एक सांप की तरह जकड़ लिया था। उसे डर था कि उसके पिता को यह पता चल जाएगा। वे निराश होंगे। अपने पिता के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक ईमानदार सैनिक के रूप में बिताया था, वह एक ऐसा धब्बा बन जाएगी जिसे कभी धोया नहीं जा सकता। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। अनन्या ने यंत्रवत अपना सिर घुमाया और वह वहीं जम गए। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति वह था जिसे वह सबसे ज्यादा देखना चाहती थी, और साथ ही सबसे ज्यादा नहीं देखना चाहती थी। उसके पिता विक्रम सिंह चौहान। पापा। उसकी आवाज एक मच्छर की भिनभिनाहट की तरह निकली। वह उसी पायलट के जंप सूट में थे। दिल्ली से यहां सूरजगढ़ तक बिना रुके उड़ान भरने के निशान उनके चेहरे पर हल्की थकान के रूप में मौजूद थे। अनन्या ने अनजाने में ही उठने की कोशिश की। वह उन्हें अपनी यह दयनीय हालत नहीं दिखाना चाहती थी। वह अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। वह एक मरीज के कपड़ों में नहीं, बल्कि एक सैनिक, एक अधिकारी के रूप में अपने पिता का सामना करना चाहती थी। आप यहां क्या कर रहे हैं? वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसका गला रूंध गया था। विक्रम बिना कुछ कहे उसके पास आए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा, न निराशा, न ही डांट। वह बस थकी हुई आंखों से अपनी बेटी को देख रहे थे। वह बिस्तर के पास पहुंचे और उठने की कोशिश कर रही अपनी बेटी के कंधे को धीरे से दबाकर वापस लिटा दिया। हिलो मत, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। उनका स्पर्श गर्म और कोमल था। यह थल सेनाध्यक्ष का हाथ नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी बेटी के घावों को सहलाने वाले एक पिता का हाथ था। अनन्या अब और कुछ नहीं कह सकी।
बस अपने पिता को देखती हुई उसकी आंखों में गर्म आंसू भरने लगे। वह उन्हें छिपाना चाहती थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आंसुओं की पारदर्शी बूंदें उसके गालों पर लुढ़कने से नहीं रुक सकीं। विक्रम चुपचाप उन आंसुओं को देखते रहे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या हुआ था। उन्होंने ये भी नहीं जानता कि उसने क्यों सहा। उन्होंने बस अपना जंप सूट का ऊपरी हिस्सा उतारा और उसे अपनी बेटी के कंधों पर डाल दिया, जो पतले मरीज के कपड़ों में थी। पिता के शरीर की गर्मी वाले कपड़ों ने उसके कांपते शरीर को ढक लिया और फिर वह अपनी बेटी के बिस्तर के पास रखी एक छोटी कुर्सी पर चुपचाप बैठ गए और उसका खुरदरा हाथ धीरे से पकड़ लिया। सब ठीक है अनन्या, आखिरकार उन्होंने कहा। पापा आ गए हैं। उस एक वाक्य ने अनन्या के द्वारा बड़ी मुश्किल से बनाए गए सभी बांध तोड़ दी। वह एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। पिछले कुछ समय में उसने जो शारीरिक दर्द सहा था, जो अपमान उसकी हड्डियों तक चुभ गया था, जो अकेलापन और डर था, वह सब एक साथ फूट पड़ा। वह अपने पिता के कपड़ों को पकड़कर रोती रही, जैसे अपना सारा दुख बाहर निकाल रही हो। विक्रम तब तक चुपचाप उसके पास बैठे रहे जब तक कि उसका रोना बंद नहीं हो गया। वह बस उसका हाथ और कसकर पकड़े रहे और कभी कभी उसका कंधा थपथपाते रहे। उनकी चुप्पी किसी भी 100 शब्दों के सांत्वना से ज्यादा गहरी थी, जो उसकी बेटी के घावों को भर रही थी। यह दुनिया के सबसे मजबूत आदमी द्वारा दी जा सकने वाली सबसे कोमल सांत्वना थी। काफी समय बाद जब अनन्या का रोना शांत हुआ तो विक्रम ने फिर से कहा, बहुत मुश्किल था, है ना? अनन्या ने सिर हिलाया। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मेरी वजह से आपकी इज्जत। ऐसी बातें मत करो। विक्रम ने दृढ़ता से उसकी बात काट दी। उन्होंने उसका हाथ उठाकर उसकी पीठ पर प्रशिक्षण के दौरान लगे घावों को दुख भरी नजरों से देखा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती हम जैसे कमांडरों की है, जो एक राक्षस को राक्षस के रूप में नहीं पहचान पाए और उसे नजरअंदाज करते रहे। इसलिए कोई अपराधबोध महसूस मत करो। वह उठे और अपनी बेटी का आंसुओं से भीगा चेहरा धीरे से पोंछा। कोई चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम बस यहां आराम करो, ठीक है? उनकी आवाज बेहद नरम थी, लेकिन उसमें जो इच्छा शक्ति थी वह दुनिया की किसी भी चीज से नहीं तोड़ी जा सकती थी। अनन्या ने उस आवाज में पूर्ण विश्वास और राहत महसूस की। उसने अपना चेहरा अपने पिता के कपड़ों में छिपा लिया। पिता की परिचित गंध ने उसके थके हुए मन को शांति दी। कई दिनों में पहली बार उसने खुद को सुरक्षित महसूस किया। अब सो जाओ, पापा यहीं हैं। अनन्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। पिता नामक विशाल पर्वत उसके सभी तूफानों को रोक रहा था। उसकी गोद में वह एक लंबी, गहरी और उपचारक नींद में सो गई। सफेद कमरे के शांत अंधेरे में केवल एक पिता की अटूट नजरें अपनी सोती हुई बेटी के चेहरे पर टिकी थी। जैसे ही जनरल विक्रम सिंह चौहान ने सुनिश्चित किया कि उनकी बेटी सो गई है और मेडिकल रूम से बाहर निकले, उनके चेहरे से पिता की कोमलता गायब हो गई और वे फिर से एक कठोर कमांडर बन गए। उनकी आंखें अब पूरे सूरजगढ़ को भेदने वाली एक तेज धार वाली तलवार की तरह थीं। वे सीधे बेस कमांडर कर्नल देशपांडे के कार्यालय की ओर बढ़े। मेजर समीर खन्ना और रक्षा मंत्रालय की निगरानी टीम पहले ही पहुंच चुकी थी। कर्नल देशपांडे अपनी कुर्सी पर बैठे हुए भी ऐसे बेचैन थे मानो काउंटों पर बैठे हों। विक्रम ने बिना दरवाजा खटखटाए अंदर प्रवेश किया। उन्होंने कर्नल देशपांडे के बैठने के इशारे को नजरअंदाज किया और कार्यालय के बीच में तनकर खड़े हो गए। उनकी उपस्थिति मात्र से ही कमरे की हवा शीशे की तरह भारी हो गई। रिपोर्ट करो। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन कर्नल देशपांडे के लिए यह मौत की सजा की तरह थी। सर, यह घटना पूरी तरह से मेरी लापरवाही का नतीजा है। दोषी, मैं तुम्हारी सफाई नहीं सुनना चाहता। कर्नल, विक्रम ने उसकी बात काट दी। उनकी ठंडी नजरें कर्नल देशपांडे की आंखों में छुप रही थी। यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारी कमान के तहत एक अधिकारी को दिन दहाड़े परेड ग्राउंड में नंगा करके बांध दिया जाए और किसी को पता तक न चले? या मैं पूछूं, क्या तुम्हें इस बारे में पता था या नहीं? मुझे नहीं पता था सर। सच में? पता न होना और भी बड़ा अपराध है। जो कमांडर अपनी यूनिट में क्या हो रहा है यह भी नहीं जान सकता, उसके होने का कोई मतलब नहीं है। क्या तुम बस इस कुर्सी पर बैठकर कागजों पर मुहर लगाते रहे?
कर्नल देशपांडे के चेहरे से पसीना बह रहा था। वह कोई जवाब नहीं दे पाए। विक्रम ने अब उसे और तवज्जो देना जरूरी नहीं समझा और मेजर समीर खन्ना की ओर मुड़े। मेजर, सिपाही अर्जुन शर्मा की हालत कैसी है? उसका इलाज चल रहा है और वह आराम कर रहा है, सर। वह बयान देने की स्थिति में है। ठीक है। अब से निगरानी टीम सिपाही शर्मा के बयान से शुरू करके इस घटना के हर गवाह, दर्शक और सहभागी की पहचान करे और उनसे पूछताछ करे, खासकर जिन लोगों ने मोबाइल फोन से वीडियो बनाया है। उन्हें और भी कड़ी सजा दी जाएगी, यह स्पष्ट कर दो। जी सर। और यह भी पता लगाओ कि यह घटना केवल हवलदार भैरव सिंह का एक व्यक्तिगत कृत्य था या इस यूनिट में व्याप्त भ्रष्टाचार का हिस्सा। पूरी जांच करो कि क्या भैरव सिंह ने पहले भी किसी के साथ मारपीट या क्रूरता की है और वे चुप रहे। एक भी निर्दोष पीड़ित पीछे नहीं छूटना चाहिए। विक्रम के निर्देश सीधे और स्पष्ट थे। यह केवल एक घटना की जांच नहीं थी, यह सूरजगढ़ नामक विशाल संगठन की जड़ों को खोदकर सड़े हुए हिस्से को काटकर फेंकने की एक बड़ी सर्जरी की शुरुआत थी। जांच तुरंत शुरू हो गई। निगरानी टीम सबसे पहले मेडिकल रूम में अर्जुन शर्मा से मिली। शुरू में जवाबी कार्रवाई के डर से मुंह खोलने में झिझक रहे अन्य रंगरूटों ने भी, जब यह खबर फैली कि थल सेनाध्यक्ष खुद इस मामले का नेतृत्व कर रहे हैं, तो एक एक करके बोलना शुरू कर दिया। उनके बयानों से हवलदार भैरव सिंह के अत्याचारों की जो तस्वीर सामने आई, वह कल्पना से भी परे थी। वह आदतन रंगरूटों को पीटता था, अपमानजनक टिप्पणी करता था और यहां तक कि उनसे पैसे भी ऐंठता था। और बेस के अन्य प्रशिक्षक और अधिकारी उसकी करतूतों को जानते हुए भी या तो यह सोचकर चुप रहे कि इससे प्रशिक्षण के परिणाम अच्छे आते हैं, या इस डर से कि कहीं उन्हें कोई नुकसान न हो जाए, उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। समस्या केवल भैरव सिंह नहीं था। सूरजगढ़ में एक मजबूत सेना के नाम पर हिंसा और अन्याय को स्वीकार करने की संस्कृति एक कैंसर की तरह फैली हुई थी। विक्रम का अनुमान बिल्कुल सही निकला था। इस बीच सैन्य जेल में बंद भैरव सिंह को अपनी स्थिति का अंदाजा नहीं था। वह अब भी यही सोच रहा था कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक जनरल की बेटी पर हाथ डाल दिया था। वह मानकर चल रहा था कि एक वकील करके वह यह तर्क देगा कि यह एक उचित प्रशिक्षण प्रक्रिया थी और उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाएगा। उसका यह हाथीमो भ्रम तब टूट गया जब जनरल विक्रम सिंह चौहान खुद जेल के मुलाकात कक्ष में उससे मिलने आए। सलाखों के दोनों ओर बैठे दो लोग। भैरव सिंह ने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन वह अपने दिल में उठते डर को छिपा नहीं सका। विक्रम ने बिना कुछ कहे उसे 1 मिनट से ज्यादा समय तक घूरते रहे। उस चुप्पी ने भैरव सिंह को भारी बोझ के नीचे दबा दिया। आखिरकार विक्रम ने कहा, तुझे पता है कि तूने क्या किया है? सर, मैंने एक सैनिक के रूप में एक जूनियर अधिकारी को अनुशासित करने की कोशिश की थी। यह सुनते ही विक्रम की आंखों में घृणा की एक झलक आई। अनुशासन? तूने जो किया वह अनुशासन नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भड़ास और सादिस्टिक अपराध था। तूने एक सैनिक की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मुझे उस वर्दी पर शर्म आती है जो तूने पहनी है और उन रैंकों पर जो तेरे कंधे पर है। विक्रम उठ खड़े हुए। मैं तुझसे व्यक्तिगत बदला नहीं लूंगा। अगर ऐसा होता तो तू अभी इस जगह पर जिंदा नहीं होता। इसके बजाय मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि भारतीय सेना का कानून तुझे सबसे भारी और कठोर सजा दे। तू अपनी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ते हुए आज के किए पर पछताएगा। यह कहकर विक्रम बिना पीछे मुड़े मुलाकात कक्ष से चले गए। अकेले बचे भैरव सिंह ने महसूस किया कि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई है और वह कुर्सी पर ढा गया। उसके चेहरे पर अब अहंकार के बजाय पूर्ण निराशा और विनाश की छाया थी। अगली सुबह जैसे ही सूरजगढ़ के गेट पर भोर की पहली किरण पड़ी, दर्जनों सैन्य वाहन कतार में अंदर आ रहे थे। यह रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय से भेजी गई एक बड़ी संयुक्त जांच टीम थी। सूरजगढ़ के लिए एक व्यापक फैसले की प्रस्तावना अभी शुरू हुई थी। आसमान अभी भी अंधेरा था, लेकिन दूर क्षितिज पर न्याय की सुबह हो रही थी। सूरजगढ़ में सूरज अभी भी तप रहा था, लेकिन बेस की हवा पहले से बिल्कुल अलग थी। रंगरूटों के जोरदार नारे थम गए थे और परेड ग्राउंड में पसीने और धूल की गंध की जगह एक तनावपूर्ण खामोशी ने ले ली थी। बेस एक विशाल ऑपरेशन टेबल पर लेटे मरीज की तरह था,
जिसने अपनी सभी गतिविधियां रोक दी थीं और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त जांच टीम की तेज छुरी का इंतजार कर रहा था। जांच दल की प्रमुख कर्नल मीरा शर्मा को नियुक्त किया गया था, जो निगरानी विभाग से थी। लौ महिला के उपनाम से मशहूर, वह सेना में किसी भी बाहरी दबाव के आगे न झुकने वाली अपनी ईमानदारी और दृढ़ता के लिए जानी जाती थी। जनरल विक्रम सिंह चौहान ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसलिए चुना था ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह जांच स्थल सेनाध्यक्ष का व्यक्तिगत बदला नहीं, बल्कि सेना के भविष्य के लिए एक निष्पक्ष सत्य की खोज है। कर्नल शर्मा और उनकी टीम ने बेस के मुख्यालय भवन को अपना नियंत्रण कक्ष बना लिया। दर्जनों जांचकर्ता विभिन्न इकाइयों से जब्त किए गए दस्तावेजों और कंप्यूटर फाइलों का विश्लेषण कर रहे थे और अलग से बनाए गए पूछताछ कक्षों में संबंधित लोगों से लगातार पूछताछ चल रही थी। सबसे पहले उन रंगरूटों को बुलाया गया जो घटना के समय मौके पर मौजूद थे। ज्यादातर रंगरूट शदीद बेचैनी के साथ पूछताछ कक्ष में दाखिल हुए। वे जानते थे कि वे या तो मूकदर्शक थे या कायरतापूर्ण सपाटी थे, और यह बात किसी से छिपी नहीं थी। जिस दिन लेफ्टिनेंट अनन्या सिंह चौहान के साथ क्रूरता हो रही थी, उस दिन तुमने क्या किया? जांचकर्ता के तीखे सवाल पर एक रंगरूट ने सिर झुका लिया। मैं कुछ नहीं कर सका। क्यों? तुम्हारे सामने एक अवैध कृत्य हो रहा था। मुझे डर लग रहा था। मुझे लगा कि अगर मैंने हवलदार भैरव सिंह का विरोध किया तो मेरे साथ भी वही होगा। तो तुमने एक साथी अधिकारी को अपमानित होते हुए देखना चुना। क्या यही सैनिक भावना तुमने सीखी है? रंगरूट कोई जवाब नहीं दे सका और बस रोता रहा। एक अन्य पूछताछ कक्ष में उस रंगरूट से पूछताछ हो रही थी जिसने अनन्या का मजाक उड़ाते हुए मोबाइल से वीडियो बनाया था। पहले तो वह यह कहकर बचने की कोशिश करता रहा कि यह सिर्फ एक जिज्ञासा थी, लेकिन जब जांचकर्ता ने बरामद वीडियो फाइल को सबूत के तौर पर पेश किया तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। मजा आया एक इंसान की गरिमा को टूटते हुए देखकर। मुझे माफ कर दीजिए, तुम्हारे उस मजे के कारण एक व्यक्ति को जीवन भर न भूलने वाला घाव मिला है। तुम यह वर्दी पहनने के लायक नहीं हो। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, घटना की सच्चाई भैरव सिंह के अकेले के अत्याचारों से बढ़कर सूरजगढ़ की पूरी प्रणालीगत समस्या के रूप में सामने आने लगी। जिन पीड़ितों को भैरव सिंह ने पीटा था लेकिन वे रिपोर्ट नहीं कर पाए थे, उन्होंने हिम्मत करके गवाही देना शुरू कर दिया। उसकी हिंसा एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि वर्षों से चला आ रहा एक आपराधिक सिलसिला था। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि बेस के कमांडरों ने इसे नजरअंदाज किया और मौन स्वीकृति दी। कर्नल देशपांडे सहित अन्य कमांडरों ने यह मान लिया था कि भैरव सिंह के सख्त प्रशिक्षण तरीकों से यूनिट की युद्ध क्षमता बढ़ती है, और इसलिए उन्होंने उसकी सीमा से बाहर की हरकतों पर आंखें मूंद ली थीं। यहां तक कि कुछ अधिकारियों ने भैरव सिंह से रिश्वत लेकर उसकी पीठ थपथपाई थी। इसके भी सबूत मिले। छिपाए गए यूनिट के सामान की हेराफेरी, नियुक्तियों में सिफारिश और प्रशिक्षण दुर्घटनाओं को दबाने के प्रयासों के सबूत एक एक करके सामने आने लगे। जिसे एक छोटा सा ट्यूमर समझा जा रहा था, वह वास्तव में बेस में गहराई तक जरें जमा चुका एक विशाल कैंसर था। जांच का चरम बिंदु लेफ्टिनेंट अनन्या सिंह चौहान का आधिकारिक बयान था। कर्नल मीरा शर्मा खुद पूछताछ कक्ष में उनके सामने बैठी थीं। उन्होंने अनन्या को एक पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि एक अधिकारी के रूप में, मामले की मुख्य गवाह के रूप में संबोधित किया। लेफ्टिनेंट, मैं समझती हूं कि यह मानसिक रूप से एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन सेना के लिए और ताकि कोई और पीड़ित न बने, यह एक आवश्यक प्रक्रिया है। कृपया इसे समझे। अनन्या ने शांति से सिर हिलाया। अपने पिता की गोद में रोकर सब कुछ बाहर निकालने के बाद वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गई थी। यह एक पहाड़ था जिसे उसे पार करना ही था। उस दिन जो कुछ भी हुआ, उसे शुरू से अंत तक यथासंभव वस्तुनिष्ठ रूप से बताए। अनन्या ने अपने सूखे होंठों को गीला किया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने पसीने से भीगी वर्दी पर टिप्पणी से लेकर परेड ग्राउंड के खंभे पर बांधे जाने और बेहोश होने तक की हर स्थिति का वर्णन आश्चर्यजनक शांति और सटीकता के साथ किया। उसके बयान में कोई भावनात्मक अपील या अतिशयोक्ति नहीं थी, केवल तथ्य थे। उसने भैरव सिंह की गालियां, आसपास के लोगों की हंसी और सिपाही अर्जुन शर्मा की उसे देखती हुई आंखों तक सब कुछ याद रखा था। बयान सुनते समय
बर्फ की तरह ठंडे चेहरे वाली कर्नल शर्मा की भौहें थोड़ी सी हिलीं। वह इस युवा नई अधिकारी से बहुत प्रभावित हुई। सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति सदमे में आकर उल-जलूल बातें करने लगता, लेकिन वह अपने दर्द का सामना कर रही थी और उसे स्पष्ट शब्दों में बयान कर रही थी। ये कमजोरी नहीं, बल्कि घावों से और भी मजबूत हो जाने का सबूत था। बयान समाप्त करने के बाद अनन्या ने अंत में कहा, कर्नल, क्या मैं एक अनुरोध कर सकती हूं? बताओ, कृपया इस मामले को केवल मेरी व्यक्तिगत दुर्भाग्य की घटना के रूप में समाप्त न करें। यह केवल मेरी नहीं, बल्कि उन सभी कमजोर लोगों की कहानी है जिन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था। कृपया इस जांच के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई भी असहाय सैनिक अन्यायपूर्ण हिंसा के सामने अकेला न खड़ा हो। उस पल कर्नल शर्मा ने अपना कठोर भाव नरम किया और धीरे से सिर हिलाया। अब वह समझ गई थी कि जनरल विक्रम सिंह चौहान इतने गुस्से में क्यों थे और यह युवा अधिकारी उनकी बेटी क्यों थी। उस शाम जांच टीम को एक निर्णायक सबूत मिला। जब किए गए एक अधिकारी के कंप्यूटर से बेस में हुई विभिन्न घटनाओं और दुर्घटनाओं को व्यवस्थित रूप से छिपाने और कम करके रिपोर्ट करने वाली मूल आंतरिक रिपोर्ट फाइलें मिलीं। यह एक ऐसा स्मोकिंग गन था जिस पर कर्नल देशपांडे ने खुद हस्ताक्षर किए थे। सच्चाई का आखिरी टुकड़ा भी मिल गया था। अब बस इस विशाल झूठ के महल को गिराना और उसके मलबे पर न्याय स्थापित करना बाकी था। सूरजगढ़ से उठा तूफान अटलांटिक को पार कर दिल्ली की राजनीति में पहुंच गया। जो शुरू में सेना के भीतर एक क्रूरता की घटना मानी जा रही थी, वह थल सेनाध्यक्ष के सीधे हस्तक्षेप और पूरे देश के संगठित भ्रष्टाचार के सामने आने के बाद एक अनियंत्रित राष्ट्रीय घोटाले में बदल गई। टीवी समाचार चैनल लगातार इस घटना को अपनी हेडलाइन बना रहे थे। खंभे से बंधी एक अधिकारी की सिलहूट छाई, जनरल विक्रम सिंह चौहान का क्रोधित चेहरा और डरे हुए हवलदार भैरव सिंह का चेहरा हाय 2 घंटे टीवी पर दिखाया जा रहा था। अखबारों के पहले पन्ने जनरल का गुस्सा, सड़ी हुई सेना को इंसाफ जैसे सनसनीखेज शीर्षकों से भरे हुए थे। शुरू में जनमत जनरल विक्रम सिंह चौहान के पक्ष में था। उन्हें एक भ्रष्ट सेना को सुधारने वाले एक वीर पिता और एक न्यायप्रिय कमांडर के रूप में चित्रित किया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और घटना का प्रभाव बढ़ा, अलग अलग आवाजें उठने लगीं। विशेष रूप से सरकार की आलोचक मीडिया और विपक्षी राजनेताओं ने जनरल चौहान के प्रक्रिया को नजरअंदाज करने वाले हस्तक्षेप पर सवाल उठाया। बेशक क्रूरता को समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन थल सेनाध्यक्ष जैसी शक्तिशाली हस्ती का व्यक्तिगत भावनाओं के कारण सैन्य कमान श्रृंखला को नजरअंदाज कर सीधे एक यूनिट में हस्तक्षेप करना स्पष्ट रूप से सत्ता का दुरुपयोग है। यह कानून के शासन की नींवों को हिला देने वाला एक खतरनाक उदाहरण स्थापित कर सकता है, एक विपक्षी सांसद ने टीवी बहस में कहा। उसका तर्क चालाकी से मुद्दे को भटका रहा था। यह घटना के मूल यानी क्रूरता और संगठित छिपाव के बजाय जनरल चौहान के कार्यों को व्यक्तिगत बदलाव और सत्ता के दुरुपयोग के फ्रेम में डालने का एक प्रयास था। साउथ ब्लॉक के भीतर भी एक सूक्ष्म हलचल थी। जनरल चौहान के सुधारवादी कदमों से नाखुश रूढ़िवादी जनरलों ने गुमनाम स्रोतों के रूप में मीडिया को नकारात्मक जानकारी देना शुरू कर दिया। थल सेनाध्यक्ष के मनमाने रवैये से सेना का पदानुक्रम टूट रहा है, या अगर यह उनकी बेटी नहीं होती तो क्या वह इतना आगे बढ़ते, जैसी बातें फैलाई जा रही थीं। विक्रम ने अपने खिलाफ राजनीतिक हमलों और आंतरिक विरोध का चुपचाप सामना किया। वह अपने कार्यालय में बैठकर सूरजगढ़ जांच दल द्वारा भेजी जाने वाली दैनिक रिपोर्टों की समीक्षा करते हुए एक बड़ी तस्वीर बना रहे थे। यह केवल एक यूनिट को साफ करने का मामला नहीं था, यह पूरी सेना में व्याप्त बुरी आदतों और अन्याय को जैसे उखाड़ने का एक अवसर था। एक दिन रक्षा मंत्री ने उन्हें तत्काल बुलाया। राष्ट्रपति ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। जनरल, मामला बहुत बढ़ गया है, मंत्री ने चिंतित चेहरे से कहा। मैं तुम्हारी मंशा पर शक नहीं कर रहा, लेकिन अब राजनीति भी तुम्हें हिलाने की कोशिश कर रही है। संसद की रक्षा समिति इस मामले पर सुनवाई करना चाहती है। वे तुम्हें गवाह के रूप में बुलाकर सत्ता के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। मैं जाऊंगा, विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। अगर वे सच्चाई चाहते हैं तो मैं जाकर सब कुछ बताऊंगा। मैं अपने कार्यों की जिम्मेदारी से भी नहीं भागूंगा।
मंत्री ने एक गहरी सांस ली। यह तुम्हारे सैन्य जीवन का अंत भी हो सकता है। तुम्हारे राजनीतिक दुश्मन तुम्हें नीचे खींचने का यह मौका नहीं छोड़ेंगे। एक सैनिक के रूप में मेरे जीवन से ज्यादा जरूरी लाखों सैनिकों का भविष्य है जो सेना में सेवा कर रहे हैं। अगर मुझे अपनी वर्दी उतारकर सेना को शुद्ध करने का मौका मिलता है तो मैं खुशी खुशी ऐसा करूंगा। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने मंत्री और कुछ नहीं कह सके। इस बीच दिल्ली के पास एक सैन्य अस्पताल में ठीक हो रही अनन्या अपने चारों ओर मचे हंगामे को समाचारों के माध्यम से देख रही थी। वह अपने चेहरे को धुंधला किए हुए टीवी स्क्रीन पर देखती और अनगिनत लोगों को अपने मामले पर अपनी अपनी राय देते हुए देखती तो उसे दुख होता। कुछ लोग उससे सहानुभूति रखते थे, लेकिन कुछ उसे विशेषाधिकार प्राप्त एक कमजोर राजकुमारी के रूप में बदनाम कर रहे थे। आम सैनिक भी ये सब झेलते हैं, लेकिन जनरल की बेटी होने के कारण इतना हंगामा हो रहा है। जैसी दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियां उसके दिल में चुभ रही थीं। उसे यह महसूस करके लाचारी हो रही थी कि वह एक गपशप का विषय और राजनीतिक लड़ाई का एक साधन बन गई है। वह अपने पिता को अपनी वजह से हो रही परेशानियों को देखकर गहरे अपराधबोध से पीड़ित थी। अगर वह सेना में नहीं आई होती तो उसके पिता को यह सब नहीं झेलना पड़ता। पहली बार उसने अपने चुनाव पर पछतावा किया। उस रात उसके पिता अस्पताल आए। कुछ ही दिनों में वह काफी दुबले लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही दृढ़ता थी। मैंने समाचार देखा पापा, मेरी वजह से, अनन्या ने मुश्किल से कहना शुरू किया। यह तुम्हारी गलती नहीं है। विक्रम ने अपनी बेटी की बात काट दी। वह खिड़की के पास खड़े होकर दिल्ली की रात को देखते हुए बोले, अनन्या, दुनिया में सही और गलत काम होते हैं और एक सैनिक को हर स्थिति में सही काम चुनना चाहिए। पापा अभी एक सैनिक के रूप में वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। इस प्रक्रिया में जो भी मुश्किलें आएंगी वह मुझे सहनी है। इसमें तुम्हें अपराधबोध महसूस करने की कोई बात नहीं है। वह अपनी बेटी की ओर मुड़े। इसलिए तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो, बस अपने शरीर और मन को ठीक करने पर ध्यान दो और सोचो कि तुम्हें आगे कैसे जीना है। यही तुम्हारा काम है। पिता के शब्दों ने अनन्या के भ्रमित मन में एक प्रकाश स्तंभ की तरह रास्ता दिखाया। अपराधबोध और लाचारी में डूबी हुई उसने पहली बार गंभीरता से सोचना शुरू किया कि उसे आगे क्या करना है। क्या वह टूटकर एक पीड़ित के रूप में रह जाएगी या वह इस घाव से उबरकर एक नया रास्ता खोजेगी। दिल्ली में रात गहरी हो रही थी। राजनीतिक तूफान के बीच एक पिता और बेटी अपनी अपनी जगह पर यह तय कर रहे थे कि वे अपने सामने आए विशाल तूफान का सामना कैसे करेंगे। समय बीत गया। सूरजगढ़ पर की गई व्यापक जांच अपने अंतिम चरण में थी और दिल्ली को हिला देने वाला राजनीतिक तूफान भी सुनवाई में सभी सच्चाइयों को उजागर करने वाले जनरल विक्रम सिंह चौहान के दृढ़ रुख के सामने धीरे धीरे शांत हो रहा था। अब बस घायल लोगों के लिए समय था। उपचार का मार्ग खोजने की प्रक्रिया थी। अनन्या ने लंबे समय तक सोचा। सैन्य अस्पताल के सफेद कमरे में उसने अपने भविष्य के बारे में अनगिनत विकल्पों पर विचार किया। वह वर्दी उतारकर एक सामान्य जीवन में लौट सकती थी। वह रक्षा मंत्रालय के किसी शांत विभाग में काम करते हुए अपने घावों के भरने का इंतजार कर सकती थी। वह अपने पिता की छाया में जीवन भर सुरक्षित रह सकती थी। सभी ने उसे आसान रास्ता चुनने की सलाह दी, लेकिन उसके दिल से एक और आवाज आ रही थी। परेड ग्राउंड के खंभे पर बंधी हुई उस पल उसकी आंखों से मिली एक सैनिक की क्रोधित युवा आंखें और उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा देने वाले उसके पिता की पीठ। उसने सोचा कि वह इस तरह भाग नहीं सकती। यह घाव एक शर्मनाक निशान नहीं, बल्कि उसके लड़ने का कारण बनना चाहिए। अंत में जब उसने अपना मन बना लिया तो उसने अपने पिता को अस्पताल बुलाया। छुट्टी से पहले उसने मरीज के कपड़ों के बजाय साफ सुथरी इस्त्री की हुई अधिकारी की औपचारिक वर्दी पहनी और अपने पिता का स्वागत किया। पापा, मैं सेना में ही रहूंगी। उसकी आवाज बिना किसी कंपन के दृढ़ थी। विक्रम, जैसे कि उन्हें अपनी बेटी के फैसले का अंदाजा था, चुपचाप उसे देखते रहे। फिर से सोच लो, यह एक आसान रास्ता नहीं होगा। लोग तुम्हें हमेशा उस घटना की पीड़ित के रूप में याद रखेंगे और तुम्हें उन नजरों के बीच अपनी सैन्य सेवा करनी होगी। मुझे पता है, इसीलिए मुझे और भी ज्यादा रहना है। अगर मैं यहां टूट गई
तो मैं हमेशा के लिए केवल जनरल की बेटी और क्रूरता की पीड़ित बनकर रह जाऊंगी। लेकिन अगर मैं इससे उबर कर एक सैनिक के रूप में अपनी जगह बनाती हूं, तो मैं अपने दम पर खड़ी हो सकती हूं और मैं उन दूसरे लोगों को जिन्होंने मेरे जैसा दर्द सहा है थोड़ी उम्मीद दे सकती हूं। उसने एक कदम और आगे बढ़कर कहा, मैं किसी अग्रिम पंक्ति की लड़ाकू इकाई में नहीं, बल्कि सेना मुख्यालय के लैंगिक समानता केंद्र में काम करना चाहती हूं। मैं सेना के भीतर मानवाधिकार के मुद्दों पर काम करना और सैन्य संस्कृति में सुधार लाना चाहती हूं। मुझे विश्वास है कि मेरा अनुभव इस काम में निश्चित रूप से मदद करेगा। विक्रम ने अपनी बेटी की आंखों में अपने जैसी ही एक चिंगारी देखी, एक ऐसी मजबूत इच्छा शक्ति जो किसी चुनौती के सामने हार मानने के बजाय उसे अपना मिशन बना लेती है। उन्होंने अब अपनी बेटी को नहीं रोका, इसके बजाय उन्होंने उसका कंधा पकड़कर गर्व भरी नजरों से कहा, अगर यह तुम्हारा चुना हुआ रास्ता है तो पापा अंत तक तुम्हारा समर्थन करेंगे। तुम मेरी बेटी होने से पहले ही एक बेहतरीन सैनिक हो। पिता बेटी की बातचीत अब एक रक्षक और एक पीड़ित के बीच की नहीं थी, ये एक ही रास्ते पर चलने वाले दो साथियों के रूप में एक दूसरे के विश्वास की पुष्टि का क्षण था। छुट्टी के बाद अनन्या सबसे पहले सिपाही अर्जुन शर्मा से मिलने गई। उसे इस घटना में उसके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था और समय से पहले सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उसने इसे अस्वीकार कर दिया और अपनी बची हुई सेवा अवधि पूरी करने का फैसला किया। अनन्या खुद उससे मिलने उसकी नई यूनिट में गई। यूनिट के एक शांत विश्राम कक्ष में बैठे दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। अनन्या ने पहले कहा, सिपाही अर्जुन शर्मा। उसने उसे उसके रैंक के साथ सम्मानपूर्वक बुलाया। उस समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होता और शायद सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाती। वह अपनी सीट से उठी और उसे सलामी दी। आप मेरे जीवन रक्षक हैं और सेना की इज्जत बचाने वाले एक सच्चे नायक हैं। अर्जुन घबरा कर खड़ा हो गया। नहीं मैडम, मैंने बस वही किया जो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। उसके चेहरे पर अभी भी पिता के निशान हल्के हल्के दिख रहे थे, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा साफ और दृढ़ थीं। मैंने सुना है कि आपने सेना में रहने का फैसला किया है मैडम। आप सच में बहुत महान हैं। आप भी सिपाही चुपचाप सेवा निवृत्त हो सकते थे, लेकिन आपने रहने का फैसला क्यों किया? अर्जुन ने एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा और फिर धीरे से जवाब दिया, शुरू में मैं भी सब कुछ से इतना डर गया था कि बस जल्दी से यहां से निकलना चाहता था, लेकिन आपको और जनरल सर को देखकर मेरी सोच बदल गई। मुझे पता चला कि मेरी जलाई हुई एक छोटी सी मोमबत्ती इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। मैं भी अपनी जगह पर रहकर इस सेना को थोड़ा और बेहतर बनाने में अपना योगदान देना चाहता हूं। दोनों ने एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। उनके रैंक और पृष्ठभूमि अलग अलग थे, लेकिन वे अन्याय के खिलाफ लड़ने और घावों से उबरने के एक गहरे बंधन से जुड़े हुए थे। यह मुलाकात दोनों के लिए अतीत के सदमे को धोकर भविष्य की ओर बढ़ने का साहस देने वाली एक उपचार प्रक्रिया थी। उस शाम अन्या अपने क्वार्टर में पूरे शरीर के आईने के सामने खड़ी हुई। आईने में साफ सुथरी वर्दी पहने एक युवा अधिकारी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब किसी पीड़ित की छाया या डर नहीं था। इसके बजाय अपने मिशन को समझने वाले व्यक्ति का एक शांत और दृढ़ संकल्प था। उसने अपना कॉलर ठीक किया और एक गहरी सांस ली। एक लंबी अंधेरी सुरंग खत्म हो गई थी। अब उसके सामने एक नया रास्ता खुल रहा था। वह रास्ता कभी भी आसान नहीं होगा। अनगिनत पूर्वाग्रह और कठिनाइयां उसका इंतजार कर रही होंगी, लेकिन अब उसे डर नहीं था। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकली। ढलता हुआ सूरज उसके आगे के रास्ते को सुनहरे रंग से रंग रहा था। यह घायल आत्माओं द्वारा अंततः पाया गया एक लंबा उपचार का मार्ग था। कुछ महीने बाद सैन्य अदालत का कोर्ट रूम बर्फीली ठंडी हवा से भरा था। अभियुक्त के कटघरे में बैठे भैरव सिंह का चेहरा पिछले कुछ महीनों की कैद से पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वास्तविकता को नकारने वाली एक जिद थी। उसने अपने अंतिम बयान तक यह तर्क दिया कि उसके सभी कार्य मजबूत सैनिक बनाने की एक अनिवार्य प्रक्रिया थे, लेकिन अनगिनत सबूतों और पीड़ितों के बयानों के सामने उसका कुतर्क बेअसर हो गया। न्यायाधीश ने एक गंभीर आवाज में फैसला पढ़ा। अभियुक्त भैरव सिंह, सैन्य कानून की धारा 100 क्रूरता, धारा 92 वरिष्ठ अधिकारी पर हमला और धमकी, धारा 90 हाई अधिकार का दुरुपयोग और क्रूरता,
सहित सभी आरोपों में दोषी पाया जाता है। सैनिक की गरिमा को धूमिल करने और सेना की नींवों को हिला देने का अपराध अत्यंत गंभीर है और समाज से लंबे समय तक अलगाव अनिवार्य माना जाता है। अभियुक्त को 92 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। 92 साल की कैद, यह शब्द जैसे ही कोर्टरूम में गूंजा, भैरव सिंह का आखिरी अहंकार भी ढह गया। उसकी आंखें शून्य हो गईं और वह एक जानवर की तरह चीखते हुए अपनी सीट पर गिर पड़ा। अब उसे समझ आया था कि उसके अपराधों की कीमत क्या है और उसकी बाकी की जिंदगी कैसी होगी। न्याय यहीं खत्म नहीं हुआ। यूनिट के भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करने और उसे बढ़ावा देने के आरोप में कर्नल देशपांडे को अपमानजनक सेवा निवृत्ति के साथ 92 साल की कैद की सजा सुनाई गई। क्रूरता में साथ देने या अवैध वीडियो बनाने में शामिल अन्य सैनिकों को भी उनके अपराधों के अनुसार सजा और सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया। यह किसी एक व्यक्ति को सजा नहीं थी, बल्कि एक सड़े हुए संगठन के खिलाफ सेना का एक दृढ़ आत्मशुद्धि का ऐलान था। इस विशाल न्याय के तूफान के गुजर जाने के बाद बदलाव की एक नई हवा चलने लगी। जनरल विक्रम सिंह चौहान ने सूरजगढ़ की घटना को पूरी सेना में सुधार लाने का एक अवसर बनाया। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के भीतर एक सैन्य संस्कृति नवाचार समिति की स्थापना की और इस घटना से सीखे गए सबकों को शामिल करते हुए तथाकथित सूरजगढ़ सुधार योजना की घोषणा की। सुधार योजना के 2 मुख्य बिंदु थे। पहला, मुखबिर संरक्षण प्रणाली को पूरी तरह से मजबूत करना। गुमनामी की गारंटी दी गई और मुखबिर के खिलाफ किसी भी प्रकार की जवाबी कार्रवाई के लिए कमांडर को जिम्मेदार ठहराकर और भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। दूसरा, सभी इकाइयों में बाहरी पेशेवर सलाहकारों के साथ एक मानवाधिकार परामर्श केंद्र की स्थापना को अनिवार्य किया गया, ताकि सैनिक अपने कमांडरों की परवाह किए बिना अपनी समस्याओं को खुलकर बता सकें और सुरक्षा पा सकें। कुछ महीने बाद पूरी तरह से नए रूप में बदले हुए सूरजगढ़ प्रशिक्षण केंद्र के दीक्षांत समारोह में जनरल विक्रम सिंह चौहान ने खुद भाग लिया। उनके बगल में नई बेस कमांडर के रूप में नियुक्त अप ब्रिगेडियर बन चुकी मीरा शर्मा खड़ी थीं। परेड ग्राउंड में कतार में खड़े नए अधिकारियों और रंगरूटों के चेहरों पर अतीत के डर और अकड़न के बजाय आत्मविश्वास और एक सैनिक होने का गर्व झलक रहा था। प्रशिक्षण के नारे अभी भी जोरदार थे, लेकिन अब उनमें अमानवीय हिंसा की कोई छाया नहीं थी। उसी समय रक्षा मंत्रालय के सभागार में एक विशेष पदक समारोह हो रहा था। मंच पर साफ सुथरी वर्दी में सिपाही अर्जुन शर्मा खड़ा था। उसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा था, जो उन सैनिकों को दिया जाता है जो दुश्मन के साथ सीधे मुकाबले के अलावा किसी और की जान बचाने या सेना की इज्जत बढ़ाने में असाधारण साहस दिखाते हैं। जनरल विक्रम सिंह चौहान ने खुद मंच पर चढ़कर उसके सीने पर पदक लगाया। सिपाही अर्जुन शर्मा, तुमने सबसे अंधेरे क्षण में सबसे उज्जवल साहस दिखाया। विक्रम ने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, जब तक तुम जैसे सैनिक हैं, हमारी सेना का भविष्य कभी अंधेरा नहीं हो सकता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे तुम पर गर्व है। अर्जुन ने भावुक चेहरे से सलामी दी। वह अब अन्याय के सामने गोमीन करने वाला एक कमजोर नौजवान नहीं था। वह अपने विश्वास को कर्मों से साबित करने वाला एक सच्चा सैनिक बन गया था। और इस कहानी की शुरुआत लेफ्टिनेंट अनन्या सिंह चौहान, अब सेना के लैंगिक समानता केंद्र में एक सक्षम नीति अधिकारी कैप्टन अनन्या सिंह चौहान बन चुकी थी। उसे देश भर की विभिन्न इकाइयों में जाकर मानवाधिकार पर व्याख्यान देने का नया काम सौंपा गया था। उस दिन भी वह सैकड़ों नई महिला अधिकारी कैडेटों के सामने खड़ी थी। आप में से कई लोगों ने शायद मेरी कहानी समाचारों में सुनी होगी। उसने शांति से अपने अतीत का जिक्र किया। मैं कभी एक पीड़ित थी। मैंने सोचा था कि भयानक हिंसा के सामने मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन आज मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि असली ताकत दर्द न सहने में नहीं, बल्कि उस दर्द से उबरकर खड़े होने में है। उसकी नजर सभागार में भरी हुई चमकदार आंखों से मिली। सेना में वास्तव में मजबूत सैनिक वह नहीं है जिसके पास भारी हथियार हैं या ऊंचे रैंक हैं। असली मजबूत सैनिक वह है जो अपने बगल में खड़े कमजोर साथी का हाथ पकड़ सकता है। वह जो अन्याय को देखकर नहीं कहने का साहस रखता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप ऐसी ही मजबूत सैनिक बने। व्याख्यान समाप्त होने पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभागार की सबसे पिछली पंक्ति में
जनरल विक्रम सिंह चौहान सैन्य वर्दी के बजाय सादे कपड़ों में चुपचाप यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर थल सेनाध्यक्ष के रोब के बजाय केवल अपनी बेटी के लिए असीम प्यार और गर्व था। चुनौतियों से उबरकर अपना रास्ता बनाने वाली बेटी की छवि उस सेना का सबसे उज्जवल भविष्य थी, जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। व्याख्यान समाप्त करने के बाद जब अनन्या सभागार से बाहर निकली तो एक कैडेट ने उसके पास आकर पूछा, कैप्टन, क्या उस समय आपको इतना मुश्किल नहीं लगा कि सब कुछ छोड़ दें? अनन्या ने उस कैडेट का कंधा गर्मजोशी से पकड़ते हुए मुस्कुराया। बेशक मुश्किल था, लेकिन याद रखना, रात जब सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तभी सुबह सबसे ज्यादा करीब होती है। उसकी नजरें खिड़की के बाहर चमकते आसमान की ओर थीं। एक लंबी अंधेरी रात बीत चुकी थी और आखिरकार सभी के लिए एक समान और शानदार नई सुबह हो रही थी।